हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज की क्लास में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्लास 9 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब कि साइंस का जो पेपर आपको आने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, तो क्लास 9 की साइंस के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए करते हैं इस वीडियो के स्टार्ट और पढ़ते हैं वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ मास इज डबल्ड। कह रहा है कि अगर दो आपके पास में बॉडी हैं, उनके बीच में अगर उनके मास को डबल कर दिया जाए तो बताइए कि उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या होगा। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जैसे दो बॉडी हैं, अगर पहली बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास मेरे पास क्या है, m2 है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, और इसे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो बाय द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। बेटा इसे आप नंबर 1 दे दो। ओके, क्योंकि ये पहली सिचुएशन आप मान रहे हैं कि आपके पास दो मास रखे हुए हैं, एक का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास आपके पास में m2 है, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स आप जानते हैं ये होता है। अब सीन नंबर 2 क्या कह रहा है? सीन नंबर 2 कह रहा है कि दोनों मासेस को जो है बच्चों, ये बड़ा कर दिया गया है, ठीक ना, मतलब दोनों मास का जो डबल कर दिया गया है, बड़ा के साथ साथ डबल हो गए हैं। तो बेटा इसका अब जो नया वाला मास है इस बॉडी का, अब ये m1 नहीं है, अब ये क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है 2m1। ओके, सिमिलरली दूसरी बॉडी को जो यहाँ से सेंटर से सेम डिस्टेंस पर रखी हुई है, ये डिस्टेंस कितनी थी, r थी, जिसे आपने बिल्कुल नहीं बदला है। तो अगेन डिस्टेंस r पर सेंटर से सेंटर तक की दूरी होती है ये r। अगेन आपने एक दूसरा मास ले रखा है, देखिए ये। ओके, और ये जो मासिव बॉडी है इसका मास कितना है आपके पास, बेटा आपने डबल कर दिया तो 2m1। अब कह रहा है कि बताइए नया वाला फोर्स क्या होगा। तो चलिए हम नया वाला फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू जी। नया वाला मास पहला वाला 2m1 है, दूसरा वाला कितना है, 2m2 है, और डिस्टेंस तो वही है। सो यहाँ पे क्या आएगा, r का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ देखिए, टू टू ज़ा कितना हो जाएगा, 4, और बाकी चीज़ों को आप ब्रैकेट में कर लीजिए। तो ये नया वाला फोर्स है तो इसे आप एफ डैश ले लें, एफ क्या ले लें, डैश ले लें, क्योंकि पुराना वाला फोर्स एफ था, तो इसे आप एफ डैश ले लें। कुछ लोग चाहें तो एफ न्यू लिख लें या F2 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 हो गया, जी हो गया, जो हो गया m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि जो नया वाला फोर्स एफ डैश आ रहा है वो कितना हो गया है, ये क्या है, ये जो अंदर बचा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये यही बचा हुआ है, मतलब कि पुराना वाला फोर्स ही बचा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि नया वाला फोर्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। सो यू कैन से एफ डैश इज इक्वल्स टू 4f। ओके, सो द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। तो जो नया फोर्स है वो पुराने वाले फोर्स का 4 गुना है। ओके, डन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन 1h1 1h2 एंड 1h3। तो आपके सामने बच्चों ये क्वेश्चन है, तीन आपके सामने सैंपल दिए गए हैं। यू हैव बीन गिवन 3 सैंपल्स हियर ऑफ हाइड्रोजन 1h1 1h2 1h3। तो बच्चों ये एक्चुअली ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। पहला आइसोटोप बेटा 1h1 है, ओके, दूसरा आइसोटोप बेटा आपके पास में 1h2 है, एंड तीसरा आइसोटोप आपके पास में बेटा 1h3 है। जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा, फर्स्ट आइसोटोप को आप बेटा प्रोटियम कहते हैं, ओके। सेकंड आइसोटोप का नाम बेटा ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम। और थर्ड आइसोटोप का नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है ट्रिटियम। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको नाम बता दिया है। और ये क्या है, आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। आइसोटोप होते क्या हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ओके, और इनमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक ना।
तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने प्रोटॉन है बेटा, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर हुआ करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, ये किसके इक्वल है बेटा, एक के इक्वल है। इसमें भी एक है, यहाँ पर भी देखिए एक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना, वन हो गया। यहाँ पे भी वन है बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितना होगा, वन ही होगा। ओके, अब बात करते हैं, देखिए अगर कोई आपके पास में एटम दिया गया है, एलिमेंटल फॉर्म में दिया गया है, तो नीचे जो लिखा होता है ना बच्चों, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, सिंबल बता रहा हूं मैं, ये कोई एलिमेंट है एक्स, नीचे जो होता है बेटा ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो होता है बेटा ये एटॉमिक मास होता है। हमेशा याद रखना बेटा, ये जो नीचे है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिस इज व्हाट, दिस इज मास नंबर। ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं मास नंबर। ओके, मास नंबर बेटा ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हुआ करता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाएगा, तो इस फॉर्मूले को देखो आप, इसी से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, मास नंबर m जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना बन जाएगा, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो। मास नंबर कहाँ है, ऊपर वाला, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ है, नीचे वाला। तो अगर ऊपर में से आप नीचे वाले को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैं निकालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूंगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू, कैपिटल एन लिख दूं तो और अच्छा लगेगा आप लोगों को। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास वन और माइनस एटॉमिक नंबर भी वन, तो कितना आ गया, जीरो। तो फर्स्ट वाले सैंपल में आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो है, सेकेंड वाले सैंपल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू टू माइनस वन इक्वल्स टू वन हो जाएगा, एंड थर्ड वाले सैंपल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू थ्री माइनस वन, कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सैंपल में कितने न्यूट्रॉन है, फर्स्ट सैंपल में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, मतलब कि जीरो न्यूट्रॉन है। इस वाले सैंपल में, पहले वाले में कितने न्यूट्रॉन है, जीरो न्यूट्रॉन। सेकेंड सैंपल में वन न्यूट्रॉन है, और थर्ड सैंपल में कितने न्यूट्रॉन है, टू न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन सभी के बराबर है, प्रोटॉन सभी के बराबर है। बच्चों याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन का पता चलता है। एटॉमिक नंबर से किसका पता चलता है, प्रोटॉन का। ओके, और न्यूट्रल स्टेट में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल हुआ करता है। ठीक है ना, तो जो नीचे एटॉमिक नंबर होता है दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आयन नहीं बना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुझे लिखना था, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, केंद्रीय विद्यालय संगठन का अगला क्वेश्चन है, ए कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एक कार है जो अपनी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड कर रही है। तो बच्चों u इक्वल्स टू कितना दिया गया है, यहाँ पर u यानी कि इनिशियल स्पीड बेटा 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और v इक्वल्स टू कितना दिया गया है, फाइनल स्पीड बेटा 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। बहुत बढ़िया बात है। आपको कह रहा है कि ये जो सब काम हो रहा है ये कितने सेकंड में हो रहा है बेटा, 3 सेकंड में हो रहा है। मतलब टाइम इंटरवल जो आपको दिया गया है दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3 सेकंड गिवन। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ओके, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए आपको u दिया है, आपको v दिया है, आपको टाइम दिया है, और आपसे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। सबसे पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है बच्चों s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बच्चों v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो बेटा आपको यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, देखिए आपको ये इक्वेशन लगाना चाहिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, बस ए नहीं पता है। तो आप लगाएंगे, लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
ठीक है ना। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इस चीज की नॉलेज हो। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। v की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पता नहीं है, टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड। सो बेटा 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा a इंटू थ्री को मैं 3 इंटू ए लिख सकता हूँ। सो अब यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, 8 माइनस 5 कितना आ गया 3, और यहाँ आ गया 3a। सो व्हाट इज a इक्वल्स टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर a इक्वल्स टू 1। एक्सलेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट विल बी योर आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले जैसा है जैसा पिछला क्वेश्चन किया। ए कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। क्या हमने दोबारा यही क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ, हमने यही क्वेश्चन लिख लिया, हमको करना दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। ये है बच्चों वो करेक्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अ ट्रेन डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 9 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें पिछले क्वेश्चन में गाड़ी स्पीड अप हो रही थी, यहाँ पे स्पीड डाउन हो रही है। मतलब बच्चों एक तरीके से यहाँ पे गाड़ी जब स्लो होती है ना बच्चों, तो डी एक्सेलरेशन होता है, या उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना। तो रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो आपको गिवन क्या है, इनिशियल स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, सो u इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकेंड, नोट कर लें। ओके, आप पूरा पूरा सेकेंड ना लिखें, आप सीधे सीधे s भी लिख सकते हैं, तो बात वही बनेगी 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी फाइनल कितनी हो चुकी है बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड, सो 6 मीटर पर सेकेंड। एंड बेटा टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल्स टू लग रहा है 3 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो टाइम आपने 3 सेकेंड। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आप अप्लाई कर दें, तो v की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, u की वैल्यू 9 है, प्लस एक्सेलरेशन a यू डोंट नो एंड टाइम इज गिवन हियर 3। 6 माइनस 9 इक्वल्स टू बेटा हो गया 3a। सो 6 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों -3 इक्वल्स टू 3a। ओके, सो a इक्वल्स टू -3/3, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है। ओके, इक्वल्स टू कितना आया है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी बच्चों एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, और इस एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन। ओके, और इसी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, या इसी को हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक ना, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और एक्सेलेरेशन नेगेटिव रहेगा, अगर गाड़ी में ब्रेक लगाया जाए, गाड़ी स्लो डाउन हो रही ना, तो एक्सेलेरेशन हमेशा क्या आएगा बेटा नेगेटिव आएगा, नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है, और ये क्लास 9th के साथ साथ क्लास 11th का भी इंपॉर्टेंट बेसिक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऑन व्हाट थिंग्स, एक्चुअली थिंग्स नहीं, इसमें यहाँ क्वेश्चन में आएगा फैक्टर्स आएगा, है ना। ऑन व्हाट फैक्टर्स दस स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, तो साउंड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो साउंड वेव जो होती है ना बच्चों, देखो जो साउंड वेव है, ये एक कैसी वेव है बेटा, ये एक मटेरियल वेव है, मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो बच्चों मैकेनिकल वेव क्या होती है बेटा, मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जो बिना मीडियम के नहीं चल सकती है। मतलब मैकेनिकल वेव को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है बच्चों, मीडियम की। ओके, मतलब मैकेनिकल वेव जो है जब आप उसको मीडियम प्रोवाइड करोगे तभी वो चलेगी। अब जब मीडियम दे रहे हो तो मीडियम बदल जाएगा, तो स्पीड भी बदल जाएगी, है ना। तो अब किन किन बातों पे, मीडियम की किन किन प्रॉपर्टी पे साउंड वेव की स्पीड डिपेंड करती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो बच्चों जो साउंड वेव की स्पीड है, साउंड वेव की स्पीड है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले साउंड वेव की स्पीड डिपेंड करती है टाइप ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम, ठीक है ना, कि आपने उसको कैसा मीडियम प्रोवाइड किया है। देन साउंड वेव की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, साउंड वेव की स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी पे। ओके,
साउंड वेव की स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी पे। देन तीसरी चीज किस पर डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पे। तीसरी चीज टेम्परेचर पे। तो ये इफेक्ट आपको लिखने हैं कि साउंड वेव की स्पीड जो होती है तीन बातों पे डिपेंड करती है। टाइप ऑफ मीडियम पे, टाइप ऑफ डेंसिटी पे एंड टेम्परेचर पे। अब आइए देखते हैं कैसे। टाइप ऑफ मीडियम। तो सबसे पहले मीडियम पर कैसे साउंड वेव डिपेंड करती है, देखिए। तो आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन जो सॉलिड होती है, हम्म सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सबसे ज्यादा हुआ करती है। ओके, तो वी सॉलिड इज ग्रेटर देन वी लिक्विड इज ग्रेटर देन वी गैसियस मीडियम। मतलब सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होती है। क्लास 11th में अगर आपको रेफरेंस देना है तो आप स्पीड ऑफ साउंड इन मटेरियल मीडियम का फॉर्मूला दे सकते हैं। वहाँ पे फॉर्मूला होता है ई बाई रो, है ना। ये बट क्लास 11th के लिए है। ई क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिसकी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी। तो सॉलिड का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। चलिए खैर, इन बातों को छोड़िए, अभी आप नाइन्थ क्लास के लिए बात कर रहे हैं तो बस इतना काफ़ी है ना। तो नाइन्थ के लिए आपको बस इतना लिखना है कि मीडियम पे डिपेंड करती है, सॉलिड सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद किस में होती है? गैस में होती है ना। वी फॉर स्पीड, है ना, स्मॉल वी बना लीजिए, कहीं वॉल्यूम ना समझ लें आप लोग, है ना। तो स्पीड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड इन लिक्विड एंड स्पीड इन गैस। दूसरी बात, सेकेंड बात मैंने क्या बताई? डेंसिटी। सेकेंड बात मैंने बताई है डेंसिटी, ठीक है ना। सेकेंड बात जो है डेंसिटी है। डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए। तो डेंसिटी अगर आप डेंसिटी अगर आप अनदर अगर डिक्रीज करेंगे, डेंसिटी अगर आप जो है डिक्रीज करेंगे, है ना, तो आपकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये देखिए, आप यदि आप यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। डेंसिटी डिक्रीज करने पर स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जितनी डेंसिटी आप मटेरियल मीडियम की कम रखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड जो है आपका उतना इंक्रीज होता जाएगा। तीसरा बात है टेम्परेचर। अच्छा, डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे और कर दिया गया है। इज द स्पीड ऑफ साउंड हाई इन ह्यूमिड एयर और इन ड्राई एयर? बताइए, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा किस में होगी? ह्यूमिड एयर में या ड्राई एयर में? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमिड एयर में स्पीड ज्यादा होगी कि ड्राई एयर में स्पीड ज्यादा होगी। चलिए देखिए, मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मैं आपके सामने यहाँ पे ह्यूमिड एयर का भी डायग्राम बनाता हूँ और ड्राई एयर का। तो पहले मैं आपको ड्राई एयर का डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। पहले मैं आपको यहाँ पे ड्राई एयर का डायग्राम बना के दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ह्यूमिड एयर का बनाऊंगा। तो ये हो गई ड्राई एयर हमारी। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास थोड़ी सी जगह में ड्राई एयर भरी हुई है तो ड्राई एयर में मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? देखो बेटा, ड्राई एयर में ये एयर के मॉलिक्यूल हैं, येलो कलर वाले ना, ये एयर के मॉलिक्यूल हैं, है ना। ये देखिए, ये एयर के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, ठीक है ना। ये एयर के मॉलिक्यूल आपके भरे हुए हैं, ठीक है। रेंडमली इसके मॉलिक्यूल है बेटा, ये एयर है, एयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक किसी गिवन वॉल्यूम में भरे हुए हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है बेटा? ह्यूमिड एयर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इसी डायग्राम को क्रॉप करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये लीजिए, ये डायग्राम आ गया और ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसी सैंपल में मैं आपको ह्यूमिड एयर दिखा दूंगा। अब मान लो बेटा, अभी तो बारिश नहीं हुई थी, जब तक मौसम जो था एकदम खिला हुआ था, धूप निकली हुई थी, है ना, तब तक तो सब बढ़िया था। तो ड्राई एयर कब थी? जब वेदर क्या था? सनी था, यानी कि सूर्य निकला हुआ था। अब बेटा, अब अगला कौन सा आ गया बेटा? ह्यूमिड एयर, है ना। ह्यूमिड एयर मतलब थोड़े से बादल बादल आ गए, पानी यानी बरस गया, है ना। तो देखो, जैसे ही बादल आए और बादलों ने पानी बरसाया तो ह्यूमिड एयर हो गई। तो ये जो बीच में एयर है ना, गीली हो जाएगी। मतलब इसमें क्या आ जाएंगे? वाटर वेपर वाटर कंटेंट आ जाएगा बेटा एयर के बीच में, है ना। ये देखो, ये एयर के बीच में
वाटर आ गया, हवा गीली हो गई, जिसको कहते हैं नमी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? नमी। जब आप देखते होगे कभी गर्मी में पानी बरस जाता है ना, तो बहुत आपको अच्छा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा फील होता है। छत में आ जाते हैं आप लोग, आए हाय कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, है ना। ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा। अब फिजिक्स के टर्म्स में देखिए बेटा, मान लो बेटा पहले एयर की डेंसिटी क्या थी? एयर डेंसिटी मान लो 10 की थी, 10 15 50 कुछ भी मान लो 10 थी। अब आप देखो यहाँ वाले इस केस में एयर की डेंसिटी बढ़ गई कि घट गई? एयर की, देखो पानी की बूंदों ने आकर के कब्जा कर लिया, तो एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज कर जाएगी। मतलब 10 नहीं रहेगी, 10 से 8 हो जाएगी या 6 हो जाएगी। मतलब फाइनली हो क्या रहा है? एयर की डेंसिटी जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है ना। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर डेंसिटी डिक्रीज करती है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है? वाटर वेपर की डेंसिटी डिक्रीज होती है ना। तो लॉजिकली हो क्या रहा है? लॉजिकली ये हो रहा है कि वाटर वेपर डेंसिटी जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है ना। वाटर, गलत बोल गया मैं, वाटर वेपर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। वाटर वेपर डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, जिस वजह से जो एयर की डेंसिटी है, जो एयर डेंसिटी है वो क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है। और एयर की डेंसिटी ही डिक्रीज होने के कारण, क्योंकि आपकी साउंड वेव किस में ट्रेवल करनी है? एयर में ट्रेवल करनी है। तो आपका मीडियम क्या है बेटा? साउंड वेव को ट्रेवल करने का आपका मीडियम क्या है? एयर। तो आपको मतलब एयर से है ना। तो एयर की डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। और डेंसिटी डिक्रीज करती है तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। डन। चलिए थर्ड फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, थर्ड फैक्टर की हम बात कर लेते हैं कि थर्ड फैक्टर क्या होता है। तो थर्ड फैक्टर बेटा यहाँ पे टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा बच्चों? आप जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर कभी इंक्रीज किया जाता है, जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो किसी चीज की डेंसिटी क्या हो जाती है? किसी चीज की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ना। तो अगर आप किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर किसी आप मीडियम का, कोई मीडियम है आपके पास में, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप उसके टेम्परेचर को राइज करेंगे, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मीडियम थोड़ा सा लूज हो जाएगा। मीडियम क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। जैसे कि आप मान लो, आप अगर कोई बहुत गाढ़ी चाशनी को गर्म करते हो ना, तो गर्म करने पे क्या हो जाती है? वो चीज़ें लूज हो जाती हैं। वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? लूज हो जाती हैं, है ना। जैसे घर में आपने दाल गर्म की होगी, तो दाल गाढ़ी रहती है, ठंडी रहती है, जब गर्म करते हो तो पतली पतली सी हो जाती है। बिल्कुल वही मीडियम में भी वही लगता है। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? मीडियम की कम हो जाएगी। और डेंसिटी मीडियम की कम हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्टीमेटली साउंड की स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन 9th में भी काम का है और 11th क्लास में भी काम का है, नोट कर लें। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि वाई आर द सीलिंग ऑफ अ सिनेमा हॉल एंड ऑडिटोरियम कर्व्ड। तो सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम की सीलिंग को कर्व्ड क्यों रखा जाता है? तो अगर आप कभी सिनेमा हॉल देखा होगा आप लोगों ने, तो ये जो सीलिंग होती है बेटा इस तरीके की रखी जाती है, ओके। और ऑडियंसेस जो होती है ना, इस तरीके से ऑडियंस यहाँ पे बैठी होती हैं पिक्चर देखने के लिए। यहाँ पे ऑडियंस इस तरीके से बैठी होती हैं। तो सीलिंग को कर्ड क्यों रखा जाता है? बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है ना हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। और अगर आप सीलिंग को कर्व नहीं रखोगे तो एंड तक जो लोग बैठे हैं ना उनके कानों तक आपकी साउंड नहीं सुनाई देगी। तो मूवी चलती रहेगी मगर आगे वाले को या कहीं जगह वालों को सुनाई देगा और किसी जगह वालों को सुनाई नहीं देगा। अब देखो मान लो बेटा यहाँ पे बॉक्सेस लगे हुए हैं, ठीक ना। तो बॉक्स जो होते हैं ना इस तरीके से, ये बॉक्स लगा हुआ है तो इवनली बेटा ये साउंड फेंकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये बॉक्स से हर तरफ जो होता है ना साउंड जाता है। अब देखो ये जरा इसका रिफ्लेक्शन बनाओ तुम, ठीक है ना। ये देखो ये साउंड गया, तो आपको पता है ना कि रिफ्लेक्ट होकर के साउंड उसी जितने एंगल से इंसिडेंट होता है उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट होता है। ये देखो यहाँ आ गया। अच्छा ये वाला साउंड देखो यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कैसे रिफ्लेक्ट होगा बेटा? ये इधर वाले को मिल जाएगा। फिर ये वाला साउंड जो है बेटा ये दूर वाले को मिल जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के, देख लो।
ये ऐसा मिल जाएगा, ठीक ना। ये वाला जो साउंड है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के ये पास वालों को मिल जाएगा, अगर पास में बैठे हुए हैं लोग, आगे वाले, है ना, आगे सीट वाले। तो इसलिए ये इधर देखो, ये इधर जा करके फिर सबको बराबर बराबर अमाउंट में आपको जो साउंड है ना, मतलब सबको मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को सुनाई ना दे। देखो लास्ट सीट में जो बैठे हुए हैं, उनको भी सुनाई दे रहा है। तो यही कारण है, द सीलिंग ऑफ द ऑडिटोरियम एंड सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड। तो क्यों कर्व किया जाता है, इसमें आंसर क्या बनेगा हमारा, टू इंश्योर, टू इंश्योर, इंश्योर मतलब निश्चित करने के लिए, बिल्कुल पक्का करने के लिए, इंश्योर दैट, टू इंश्योर दैट साउंड रीचेस, ठीक है, साउंड रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल स्पेस, जिससे कि साउंड जो है हर पार्ट पे जाए, साउंड ऑल पार्ट ऑफ द अवेलेबल स्पेस। ओके, सो दिस थिंग इज डन बाय रिफ्लेक्टिंग साउंड ऑफ द कर्ड सीलिंग और कर्ड वॉल्स, ठीक है ना बेटा। और ये जो इस तरीके से ना, इसको जो कर्ड कर्ड करके बना रहे हैं ना, ये जो चीज, ये जो ऊपर आपने देखा ना, इसको कर्ड करके, थोड़ा मैं एक बार फिर से कलर कर देता हूँ। ये जो चीज कर्ड करके इन्होंने सीलिंग को कर्ड किया है ना बेटा, इसका एक और नाम दिया गया इस टेक्नोलॉजी का। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कॉनकेव साउंड बोर्ड, क्योंकि अंदर की तरफ क्या खुल, अंदर की तरफ दबा हुआ है ना। सो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव साउंड बोर्ड, है ना, कॉनकेव साउंड बोर्ड। इसी को कॉनकेव साउंड बोर्ड भी हम बोलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो इसका लॉजिक मेनली ये है ना। तो इसमें लिखेंगे द सीलिंग ऑफ द सिनेमा हॉल एंड ऑडिटोरियम कर्ड, कर्ड के बाद आपको फिर ये लिखना है, टू इंश्योर दैट साउंड रीचेस ऑल पार्ट ऑफ द अवेलेबल स्पेस। ओके, है ना, अवेलेबल स्पेस। और कौन सी यहाँ पे फिनोमिनन यूज हुई है, यहाँ पे फिनोमिनन यूज हुई है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक ना। तो यहाँ पे जो फिनोमिनन यूज हुई है, तो लिख सकते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक ना। तो यहाँ पे जो फिजिक्स लग रही है, वो कौन सी फिजिक्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्लेस अ रेसिन इन एन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपके पास में एक रेसिन यानी कि किशमिश कह लो या मुनक्का कह लो, है ना, दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो यहाँ पे पास में एक रेसिन रखी हुई है, किशमिश या मुनक्का है, और आप उसको तीन टाइप के सोल्यूशन में प्लेस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, मैं तीन टाइप का सोल्यूशन ले लेता हूँ। ये मेरा पहला सोल्यूशन है, ये मेरा दूसरा सोल्यूशन है, और ये मेरा तीसरा सोल्यूशन है। देखिए तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं। पहला सोल्यूशन आपको दिया गया हाइपोटोनिक, ओके, हाइपोटोनिक। तो फर्स्ट टाइप का जो सोल्यूशन आपके पास में है, दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, ठीक है ना, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन जो है आपके पास में, वो है आइसोटोनिक। और तीसरा सोल्यूशन आपके पास में क्या है, हाइपरटोनिक। अब ये तीन टाइप के सोल्यूशन हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ तीनों में क्या पड़ी हुई है, एक किशमिश पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं एक किशमिश को ले लेता हूँ, है ना, ये मैंने रेड कलर की एक किशमिश ले ली है। ये किशमिश तीनों में रखी हुई है ना, इसमें भी रखी हुई है, इसमें भी रखी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तीन टाइप के सोल्यूशन हम इसमें भर देते हैं। चलिए तो देखिए फर्स्ट केस आपको मैं कंफर्म करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले केस में किशमिश रखी हुई है। अब जो किशमिश होती है बेटा, किसमें, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपको डुबाया गया है, ओके। तो अब किसमिस को रेजिन बोला गया, यहाँ पे रेजिन बोलते भी हैं, ओके। तो यहाँ पे जो रेजिन है, रेजिन होती क्या है एसेंशियली बेटा, ये एक हाइड्रेटेड ग्रेप होती है, मतलब डिहाइड्रेटेड ग्रेप, मतलब कि सूखा हुआ अंगूर होता है ये, है ना, मुनक्का भी बोलते हैं इसको। तो ये सूखा हुआ अंगूर हुआ करता है, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, ये एक
हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इसके अंदर होगी, इसके अंदर जो होगी हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये देखो यहाँ के मैं कंसंट्रेशन सोल्यूट के दिखा रहा हूँ, ये बड़े दिख रहे हैं ना। और ये बाहर जो इसकी मेम्ब्रेन होगी वो किसके जैसे मेम्ब्रेन करेगी, ये परमिएबल मेम्ब्रेन्स है ना। तो ये जो है इसकी मेम्ब्रेन बाहर है तो क्या होने लगेगा, ऑस्मोसिस होने लगेगा, ठीक है ना। अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए ये जो चीज है अंदर पे इसके हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब बच्चों क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर की कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर से कहाँ की तरफ चलेंगे, अंदर की तरफ चलेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे क्या होने लगेगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस होने लगेगा, है ना। सो ऑस्मोसिस होने लगेगा जिसकी वजह से फाइनली ये जो आपकी किशमिश है ये क्या हो जाएगी, ये स्वेल अप हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी इस तरीके से बेटा, ये फूल जाएगी, समझ गए ना। सो ये क्या हो गया बेटा, स्वेल अप हो गई। तो फर्स्ट केस में बेटा क्या हो जाएगा, कह रहा व्हाट हैपेंस, तो आंसर द रेजिन विल स्वेल अप, स्वेल, ठीक है ना। यस, तो देखिए इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अ रेजिन विल स्वेल ड्यू टू द वाटर मूविंग इनटू द रेजिन बाय ऑस्मोसिस। जो वाटर है बाहर का वो क्या होगा, रेजिन के अंदर मूव करेगा बाय ऑस्मोसिस, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है, सिंस अ रेजिन इज एसेंशियली अ डिहाइड्रेटेड ग्रेप, जस्ट आई सेड कि जो रेजिन होता है वो डिहाइड्रेटेड ग्रेप होता है, सो दैट्स व्हाई इट हैज हायर कंसंट्रेशन इनसाइड देन कंपेरेबल टू द आउटसाइड प्योर वाटर। ओके, सो इसको हम क्या मान सकते हैं, क्योंकि अंदर की सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो हम उसको हाइपोटोनिक मानते हैं। सो दैट इज कंसिडर्ड एज हाइपोटोनिक, दिस कॉजेस वाटर टू मूव इनटू द रेजिन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। Okay, this is the membrane through the cell membrane via osmosis and making it swell up. Okay, तो यहाँ पे swell हो जाएगा, this is first process. Now second है बेटा आइसोटोनिक। guys you know आइसोटोनिक solution क्या होता है, जिसमें दोनों तरफ की concentration क्या होती है, equal होती है। तो in an isotonic solution the size of the resin will remain same. Okay, there is no change. Why? Because in this solution which has the same solute concentration as solution. Okay, here the same concentration, so concentration is almost same outside and inside. Okay, so that's why the same concentration solution is called isotonic. So there will be no net movement of water. Water will not move here as the concentration is same. Okay, so the resin will keep its same size as before, so there is no change in size. So I can write here no change in size of the resin, no change in size. In first case, the size of the resin will swell up. Okay, now we are talking hypertonic solution. Here the solution is hypertonic. Means what? Hypertonic solution का मतलब अंदर की concentration कम है, बाहर का solution ज्यादा है, right? यहाँ की concentration बाहर की ज्यादा है। Okay, so इधर bigger molecule, यहाँ पे बड़े बड़े molecules होंगे hypertonic solution में। अब बेटा अंदर की जो concentration है ना वो कम है। ओके, तो कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए बेटा अंदर का जो लिक्विड होगा ना इसके, वो बाहर की तरफ मूव करेगा। ओके, अगेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब फिर से क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है अगेन। ओके, बाहर की तरफ मूव करेगा जिससे कि बाहर की भी कंसंट्रेशन इक्वलाइज हो जाए, और ऐसा करने में बेटा ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पतली हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ओके, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, in a hypertonic solution the resin will shrink. Here the resin will shrink. Yeah, so here the resin will shrink. Okay, the resin will shrink as water moves out, as water moves out of it, because यहाँ पे जो पानी है ये से बाहर जा रहा है, इसकी वजह से रेजिन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, और यदि ज्यादा इस पे बात की जाए तो
इफ यू पुट अ रेजिन इन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात हो रही, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आप क्या ले सकते हो बेटा? आप यहाँ पे एक सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हो, है ना? सॉल्टी वाटर भी ले सकते हो, सॉल्टी वाटर, हाई डेंसिटी, ज्यादा नमक घोल दो, सॉल्टी वाटर ले लो. ओके, सो द वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द रेजिन टू ट्राई द बैलेंस द सल्यूट कंसंट्रेशन. ओके, कॉज इनसाइड एंड आउटसाइड, सो कॉजिंग द रेजिन टू शिंक. तो बेटा याद रखिएगा, दोनों जगह ऑस्मोसिस हो रहा है. एक में ऑस्मोसिस में अंदर की ओर आ रहा है, वहां भी कंसंट्रेशन लो टू हायर है, और यहाँ भी लो टू हायर है. हो दोनों जगह ऑस्मोसिस रहा है, याद रखिएगा, इधर भी ऑस्मोसिस ही हो रहा है. दैट्स डन. ऑस्मोसिस में आई लगता है. क्लियर? सो बच्चों, ये क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चंस. तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताइए, जिससे कि वो भी हमारे लेक्चर्स का फ़ायदा ले सकें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन. धन्यवाद.